उसके पैरों में जूते नहीं थे, ना ही उसकी कमर पर कोई बैग था। वो लड़की काफ़ी शॉक में थी। वो लड़की बार बार पीछे देखती रहती है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि आप क्या देख रही हो, तो वो दबी सी आवाज़ में मुझसे कहती है, वो काला सा आदमी देखो, उसकी आंखें काली हैं, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। वो मुझसे हाथ छुड़ाकर कहती है कि उस काले आदमी से कहो मुझे तंग मत करे। मैं रुक कर पहले उसे देखता हूँ, फिर पीछे अंधेरे जंगल की तरफ देखता हूँ। वहाँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। एक पॉइंट पर आकर वो लड़की आखिरकार रुक जाती है और जंगल की तरफ पीछे देखकर अंधेरे में चिल्ला कर कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर कुछ देर खामोश होती है, मेरी तरफ देखती है और आंखें फैलाकर मुझे देखने के बाद वापस उसी तरफ गर्दन मोड़कर चिल्ला कर कहती है, इन लोगों को भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआओं के नतीजे में हमारा चैनल, हमारी हॉरर फैमिली 400 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे चैनल के बनने के पहले ही साल मैं 300 सब्सक्राइबर्स 400 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर पाऊँगा। मैंने तो सोचा था कि मुझे तकरीबन 4-5 साल लग जाएंगे 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचते पहुँचते। लेकिन आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और दुआएं और आप लोगों का सपोर्ट देखकर मुझे ऐसा लगता है 2 साल के अंदर अंदर ही मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी मेरी पिछली तमाम कहानियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, या यूं कहें कि कहानियों का जो सिलसिला है वो मेरी पिछली कहानियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये वाक़यात मुझे रेडिट से मिले हैं, जो खुद एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी रिटायरमेंट के बाद रेडिट पर शेयर किए थे, और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को ये वाक़यात उसकी ज़ुबानी ही सुनाऊँ। दोस्तों, अगला वाक़या इस पूरी वीडियो का सबसे डरावना वाक़या होने वाला है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं और आप लोग एक नए व्यूअर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे डरावना वाक़या फॉरेस्ट रेस्क्यू हिस्ट्री के करियर में उस वक्त हुआ जब हमें इत्तला मिली कि एक लड़की जो कि एक हाइकिंग ग्रुप के साथ जंगल में आई थी, वो कहीं गायब हो गई है। उस लड़की को ढूंढने के लिए हम लोग निकल पड़े। पूरी रात हम उसे अंधेरे में जंगल में अपनी टॉर्चेस और डॉग्स के साथ तलाश करते रहे। एक वक्त को आकर मेरे डॉग ने उस लड़की की स्मेल पकड़ ही ली और आखिरकार मेरा सर्विस डॉग मुझे उस लड़की तक ले गया। जब वो लड़की हमें नज़र आई तो वो मंज़र कुछ ऐसा था कि वो लड़की एक कटे हुए दरख्त के पुराने तने से लिपटी हुई थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे, ना ही उसकी कमर पर कोई बैग था। वो लड़की काफ़ी शॉक में थी। हमने उसे उठाया, संभाला, तसल्ली दी और उसे बेस तक ले जाने लगे। वापस बेस तक जाते हुए जो वाक़या हमारे साथ हुआ वो आज तक मेरी नींदें हराम किए हुए। होता यह है कि वापस बेस पर जाते हुए वो लड़की बार बार पीछे देखती रहती है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि आप क्या देख रही हो, तो वो दबी सी आवाज़ में मुझसे कहती है, वो काला सा आदमी देखो, उसकी आंखें काली हैं, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, हमें फॉलो कर रहा है। पहले मैंने और मेरे साथ आए हुए दूसरे ऑफिसर्स ने सोचा कि ये लड़की सदमे में है, शॉक में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। लेकिन हम जैसे जैसे बेस के करीब पहुंचते गए, हमें यकीन हो गया कि ये लड़की कुछ ना कुछ ज़रूर जानती है जो हम नहीं देख पा रहे। जब हम बेस के करीब पहुंचते हैं तो उस लड़की की बेचैनी बढ़ जाती है। वो मुझसे हाथ छुड़ाकर कहती है कि उस काले आदमी से कहो मुझे तंग मत करे। मैं रुक कर पहले उसे देखता हूँ, फिर पीछे अंधेरे जंगल की तरफ देखता हूँ। वहाँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर मैं दोबारा उस लड़की को संभाले उसका हाथ पकड़े आगे अपने बेस तक पहुँचने की कोशिश करने लगता हूँ। अचानक वो लड़की आकर जंगल में एक पॉइंट पर रुक जाती है। एक पॉइंट पर आकर वो लड़की आखिरकार रुक जाती है और जंगल की तरफ पीछे देखकर अंधेरे में चिल्ला कर कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर कुछ देर खामोश होती है, मेरी तरफ देखती है और आंखें फैलाकर मुझे देखने के बाद वापस उसी तरफ गर्दन मोड़कर चिल्ला कर कहती है, इन लोगों को भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। हमारा उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस वक्त जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हमारी टॉर्चेस की बैटरी पता नहीं क्यों ख़राब होने लगी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि जो सर्च लाइट्स 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, कभी कभी तो 24-24 घंटे हम जंगल में चलाते फिरते हैं, उसकी बैटरी 3 घंटे में कैसे ख़त्म हो सकती है। अब जंगल से भी कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी।
जैसे कोई इंसान जंगल के अंदर से खांस रहा हो या चिल्लाकर किसी को आवाज़ दे रहा हो। वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुझसे बोली, अपने दोस्तों से बोलो इस आवाज़ पर तवज्जो ना दें, वरना वो हमारे करीब आ जाए। आखिरकार जैसे तैसे करके हम लोग बेस के करीब पहुँचे। जब बेस कैंप नज़र आया, मैंने उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें भी मेरी तरफ ही मुड़ी हुई थी। वो लड़की मेरे कंधे पर हाथ रखती है, अपना चेहरा मेरे कान के करीब करती है और मेरे कान में कहती है, वो तुमसे कह रहा है तेज़ चलो, उसे तुम्हारी गर्दन का निशान देखना पसंद है। उस लड़की के इस जुमले ने मेरे पूरे जिस्म में बर्फ़ जमा दी थी, क्योंकि मेरे अलावा उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि बचपन में खेलते वक्त मेरी गर्दन के निचले हिस्से पर एक चोट लगी थी, जिसका निशान आज तक मेरी गर्दन के पीछे है। फिर वो लड़की बोली कि अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लगता है वो चला गया। लेकिन उससे पहले वाले जुमले ने अभी भी मेरे दिमाग में अपनी जगह बनाए रखी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा ये निशान इसको कैसे नज़र आ गया, या वाकई ये लड़की सच बोल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ये सोच ही रहा था कि उस वक्त वो खांसी की आवाज़ मेरे बिल्कुल पीछे से आई। मेरा जिस्म तकरीबन उछल कर रह गया। मैंने जैसे तैसे उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे बेस के अंदर लेके गया और बेस को अंदर से लॉक कर लिया। मेरे सारे दोस्त हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया, लेकिन मैं जानता था कि मुझे क्या हुआ है। बिलाकर सुबह होने पर उस लड़की के ग्रुप के बाकी लोग आ गए थे। वो उस लड़की को सही सलामत देखकर खुश थे, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैंने भी बात को तमस्कर में उड़ाते हुए ये सोचा कि शायद इस लड़की ने मेरी गर्दन का निशान देख लिया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल के किसी कोने में ये डर बैठा हुआ था कि अगर उस लड़की की बातों में थोड़ी सी भी हकीकत है, तो जंगल में कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो हर आने जाने वाले को देख रही है और देख सकती है। मेरी रेपुटेशन मिसिंग लोगों को ढूंढने में काफ़ी अच्छी है। अक्सर जंगल में कुछ लोग सिर्फ रास्ता भटक जाते हैं या फिर किसी छोटी सी चट्टान से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और वापस आने का रास्ता खो देते हैं। ज़्यादातर लोग स्टे वेयर यू आर पर बिलीव रखते हैं, यानी जहां आप खो चुके हैं, अगर आप वहीं रुके रहें तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स या रेस्क्यू टीम्स जल्द से जल्द आपको ढूंढ सकेंगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ केसेस ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें याद करता हूँ तो आज तक मेरी रूह अंदर से झंझड़ कर रह जाती है। पहला केस एक छोटे बच्चे का था। वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ जंगल में बेरीज चुन रहा था। उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी थी और वो दोनों एक साथ जंगल में पौधों से बेरीज चुन रहे थे। वालिदैन की नज़र कुछ सेकंड्स के लिए उन दोनों से हटी होगी और अगले ही लम्हे वो दोनों कहीं गायब हो चुके थे। वालिदैन ने उन बच्चों को काफ़ी ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिले तो उन्होंने फ़ौरन फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम को खबर दे दी। हम लोग अपना सेफ्टी गियर उठाए जंगल में उन्हें ढूंढने निकल पड़े। हमारे साथ एक सर्विस डॉग भी था। सर्विस डॉग की खासियत ये होती है कि जब भी आप जंगल में किसी इंसान को ढूंढ रहे हो तो सर्विस डॉग को उस इंसान की स्मेल, उस इंसान का परफ्यूम या कोलोन सूंघाया जाता है, जिसकी मदद से सर्विस डॉग्स उन्हें सूंघ कर खोज लेते हैं। मेरे सर्विस डॉग ने कुछ देर बाद आखिरकार उन दोनों बहन भाइयों को ढूंढ लिया। मेरे सर्विस डॉग ने काफ़ी घूमने फिरने और जंगल के चक्कर लगाने के बाद उस बच्चे की जो बड़ी बहन थी उसे ढूंढ लिया। उसे ढूंढने के बाद जब हमने पहली मर्तबा उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो उसने जवाब दिया कि वो आदमी मेरे भाई को ले गया। ये सुनकर हमें लगा कि ज़रूर ये किडनैपिंग का केस है। हमने उस बच्ची से मज़ीद सवालात किए और उसने हमें बताया कि उस आदमी ने मेरे भाई को बेरीज दी थी और मुझसे बोला था कि तुम चुप रहना, मैं तुम्हारे भाई को खेलने ले जा रहा हूँ। उस आदमी ने उसके छोटे भाई को अपने कंधों पर सवार किया हुआ था और वो दोनों खेल रहे थे। उसकी बहन को देखकर लगा कि ये ज़रूर हमारी ही तरह का कोई हाइकर है जो उस बच्चे के साथ थोड़ा खेल कूद मस्ती करना चाहता है बस। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो आदमी उसके भाई को लेकर गायब हो चुका था। जब हमने उस लड़की से उस आदमी का हुलिया पूछा तो उस लड़की ने बताया वो आदमी बहुत लंबा था और उसके पूरे जिस्म पर काले बाल उगे हुए थे, वैसे ही जैसे एक रीछ के जिस्म पर होते हैं। उसका चेहरा थोड़ा सा अजीब सा था। गाल पर एक लंबा जख्म का निशान था। हमने काफ़ी हफ्तों तक उस बच्चे की तलाश की, पूरे जंगल को 3 मरतबा सर्च किया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी सर्च थी, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उस बच्चे का कोई पता नहीं चल सका।
दूसरा केस एक जवान लड़की का है जो अपनी माँ और ग्रैंडफादर के साथ हाइकिंग पर गई थी। उसकी माँ ने हमें बताया था कि वो लड़की फॉरेस्ट का ऊपर से व्यू लेने के लिए दरख्त पर चढ़ी थी और उस लंबे दरख्त पर चढ़ने के बाद वो कुछ देर वहीं बैठी रही। उसकी माँ आसपास घूमकर पिक्चर्स लेने लगी, लेकिन जब आधे घंटे बाद भी वो लड़की नीचे नहीं आई तो उसकी माँ ने उस दरख्त के ऊपर देखा और वो लड़की उसे कहीं नज़र नहीं आई। पहले उसकी माँ को लगा कि वो उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसकी माँ और उसके ग्रैंडफादर दोनों ने मिलकर उसे ढूंढा तो वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। अपनी बेटी को उस दरख्त से गायब पाकर उस औरत ने फ़ौरन फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम को खबर दी, इन्फॉर्म किया। हम लोग जाए वकू पर पहुँचे। हमारा एक ऑफिसर जो दरख्त पर चढ़ने में माहिर था, वो उस दरख्त पर चढ़ता है, उस दरख्त का जायज़ा लेता है और उस दरख्त के ऊपर से एक टहनी पर लटका हुआ उस लड़की का कैमरा उसे मिलता है। वही कैमरा जिसमें उस लड़की ने दरख्त के ऊपर चढ़कर एक पिक्चर क्लिक की थी। उस पिक्चर में उस दरख्त के बिल्कुल सामने जो दरख्त था उस पर एक अजीब तरह की मखलूक बैठी हुई नज़र आ रही थी। हम लोग उस कैमरा को अपने साथ लैब ले गए, लेकिन लैब में जाकर जब उस कैमरा से फुटेज निकाली गई, उस पिक्चर को वॉश किया गया, उस पिक्चर को प्रिंट किया गया, तब वो पिक्चर काफ़ी धुंधली पड़ चुकी थी और उसमें कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा ऐसा वाक़या था जिसमें कोई मिसिंग पर्सन को हम ढूंढ नहीं पाए और वो लड़की आज तक हमें नहीं पता कि उस जंगल से कहाँ गायब हो गई। एक और केस जो काफ़ी दुख भरा था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वाक़या उस वक्त का है जब एक 9 साल की बच्ची एक पहाड़ की चट्टान से पैर फिसलने के बायस सीधा जाकर एक दरख्त से टकरा गई थी। दरख्त की एक टहनी उसके जिस्म के आर पार हो गई थी। ये वाक़या एक प्योर एक्सीडेंट था, लेकिन उसकी माँ का रोना देखकर ऐसा लगता था जैसे मैं ये वाक़या कभी भूल नहीं पाऊँगा। जब उस लड़की की डेड बॉडी को बॉडी बैग में डालकर एम्बुलेंस में भेजा गया तो उसकी माँ का चेहरा ऐसा था जैसे उसका पूरा जहान टूट के बिखर गया हो। मेरे एक कोलीग ने कुछ हफ्ते बाद मुझे बताया उस लड़की की माँ ने खुदकुशी कर ली। वो अपनी बेटी के बगैर शायद जी ही नहीं पाई। लेकिन अजीब बात यह है कि जो लोग भी अब उस दरख्त के करीब से गुजरते हैं उन्हें दूर कहीं वो माँ बेटी नज़र आते हैं। एक बार तो मुझे एक दूसरे रेस्क्यू टीम ऑफिसर के साथ, जो शायद हमारे जुरिस्डिक्शन का था भी नहीं, उसके साथ भेजा गया था। उसकी वजह ये थी कि वो बंदा जंगली जानवरों, खासकर ग्रिजली बेयर्स इनकाउंटर्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट था। हमें इत्तला मिली थी कि जंगल के उस हिस्से में ग्रिजली बेयर्स को देखा गया है। एक ग्रिजली बेयर एक ऐसा रीछ होता है जो जंगल के अव्वलीन शिकारी जानवरों में से होता है। अगर उसके सामने कोई इंसान आ जाए और उसे एहतियाती तदाबीर ना पता हो तो वो इस इंसान को चीर फाड़ कर भी रख देता है। मुझे उस बंदे के साथ एक रेस्क्यू मिशन पे भेजा गया था। एक आदमी जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग का शौकीन था, वो एक पहाड़ पर चढ़ा लेकिन कई दिनों तक वापस अपने कैंप में नहीं पहुंचा। उसके साथ आए उसके कैंप के बाकी साथियों ने फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया और हम लोग उसे ढूंढने लगे। अब हम उस इलाके में अपने सर्विस डॉग्स के साथ उस बंदे को ढूंढ रहे थे। जब हमें वो इंसान मिला तो उसकी टांग टूटी हुई थी और उसकी वो टूटी हुई टांग एक पहाड़ी दरार में कहीं फंसी हुई थी। हमने उसे निकाला लेकिन कोशिश नाकाम रही। बिलाकर उसे रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाया गया। हेलीकॉप्टर में जो ईएमटीज़ होते हैं, जब उससे बाद में मेरी बात हुई तो उस आदमी के रेस्क्यू के बाद उस ईएमटी ने मुझे बताया कि वो आदमी मुसलसल ये पूछ रहा था कि उस आदमी ने हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल जाते हुए उस ईएमटी को बताया कि मैं पहाड़ी पर क्लाइंबिंग कर रहा था। जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो मैंने एक आदमी को देखा। वो आदमी मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था। मुझे लगा कोई और माउंटेन क्लाइंबर है जो मुझसे पहले यहाँ पहुँच गया है। लेकिन अजीब बात थी, ना उस इंसान के पास पहाड़ पर चढ़ने का कोई गियर था, ना उसकी कमर पर कोई बैग था और न ही उसके पैरों में जूते थे। बस वो इंसान नॉर्मल कपड़ों में मेरे सामने खड़ा था। लेकिन जब उस इंसान ने अपने चेहरे को मेरी तरफ मोड़ा तो उस इंसान के चेहरे पर कोई दाढ़ी, कोई मूछ, कोई आंखें, कोई नाक, हत्ता कि कोई नकूश ही नहीं थे। उसका चेहरा विदाउट फेस फीचर्स था। उसे देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और फ़ौरन जल्दी जल्दी उस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मेरा पैर चट्टान पर बनी एक दरार में फंस गया
मैं फिसला, मेरी टांग की हड्डी टूट गई और पूरी रात मुझे उस इंसान के पहाड़ की चोटी से नीचे आने की धमक सुनाई देती रही। मैंने पूरी रात यही सोचकर गुजार दी कि कहीं वो इंसान आकर मुझे कत्ल न कर दे या इससे भी कुछ बुरा मेरे साथ ना हो जाए। ये एक और ऐसा वाक़या था जो जंगल में गुम हुए लोगों को ढूंढते हुए हमारी आंखों के सामने हमारे साथ हुआ था।